मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट साइंस। और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक और आज का टॉपिक जो हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बात आती है बेटा, मेरे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण की हम पहचान कैसे करते हैं कि वो असंतुलित है या संतुलित है, और उसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब हम इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यदि हम बात करके चलें तो बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं हमारे पास ये जो है ये मुख्य प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आगे तीन तरह की होगी। पहला होगा उष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युतीय वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। क्लियर? थर्ड टाइप है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं की विस्थापन अभिक्रिया। चौथी टाइप है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी टाइप उपचयन अभिक्रिया। छठी टाइप अपचयन अभिक्रिया। ये 6 मुख्य प्रकार हैं इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में यदि बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य 6 प्रकार के हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा हम इस पाठ में ये 3 तरह की अभिक्रियाओं के बारे में और पढ़ेंगे। पहली है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरी है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया और तीसरी है अवक्षेपन अभिक्रिया। अब हम इन सब के बारे में वन बाय वन डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल्स की तरह मैं इसको क्लियर करूंगा। टॉपिक को पूरे ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले यदि हम बात आती है संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन वर्ड का मतलब है संयोग करना। संयोग करना मतलब जोड़ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिक्रमक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ मिलेंगे या 2 पदार्थों से भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उन्होंने बनाना सिर्फ एकल उत्पाद है, यानी कि केवल एक पदार्थ का निर्माण करना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि 2 या 2 से भी भिन्न भिन्न पदार्थों ने मिलना है और मिलकर उन्होंने एकल उत्पाद बनाना है। उसके अणु कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि अणुओं की कंडीशन नहीं है कि एक अणु बने या 2, पदार्थ की बात चल रही है हमारे पास। अब जरा चेक कीजिए, ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इनमें हमें वो रासायनिक समीकरण देखिए कि जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और उन्होंने एकल उत्पाद का निर्माण किया है। ठीक है, यानी कि तीर के निशान के बाईं ओर 2 या 2 से अधिक चीजें हों और तीर के निशान के दाईं ओर सिर्फ एक पदार्थ हो। तो जरा चेक कीजिए, पहले वाले में CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड दैट गिव्स CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस उष्मा। आपने देखा तीर के निशान के बाईं ओर कितनी चीजें हैं, 2 चीजें, CaO सॉलिड, H2O लिक्विड। इनके आगे क्या लिखा उससे मतलब नहीं है कि एक अणु है 2, पदार्थ कितने हैं, टोटल 2। बना क्या है, CaOH ट्वाइस एक्वस, कितने पदार्थ बने हैं, सिर्फ एक। आगे क्या है, अणु वाले स्थान पर क्या है हमें नहीं मतलब, यानी कि 2 पदार्थों ने मिलकर एक बनाया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी हमारी, संयोजन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है हमारी ये, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? आगे को चेक कीजिए, यहां 2 पदार्थ मिलकर 2, ये नहीं चलेगा। यहां 1 2 नहीं चलेगा, यहां 1 2 नहीं चलेगा। अब यहां देखिए C सॉलिड प्लस O2 गैस दैट गिव्स CO2 गैस। कितने पदार्थ आपस में मिले, 2 पदार्थ, C सॉलिड, O2 गैस। मिलकर उन्होंने क्या बनाया, एकल उत्पाद CO2 गैस। यानी कि 2 पदार्थों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एकल उत्पाद बनाया। तो ये भी अभिक्रिया कैसी है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया। कैसे है संयोजन अभिक्रिया, अब जरा चेक कीजिए, 2H2 इधर एक पदार्थ है, इधर 2, ये नहीं है, इधर 2, इधर भी 2 नहीं है। इधर देखिए 2H2 गैस प्लस O2 गैस। हमें मैंने पहले बताया अणु वाले स्थान की कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 है 2 है 5 है क्या है, हमें पदार्थ देखना है। पहला H2 गैस, दूसरा O2 गैस, 2 पदार्थ मिले, मिलकर क्या बनाया, H2O लिक्विड, एक पदार्थ।
यानी कि दो पदार्थों ने आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया, तो यानी कि ये भी कैसी है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? संयोजन अभिक्रिया क्या है ये पता चल गया आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। क्या है हमारे पास? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है। संयोजन का मतलब क्या है? संयोग करना यानी कि जोड़ना, और वियोजन का मतलब क्या है? वियोग करना यानी कि अलग अलग करना। यानी कि ये बिल्कुल उसका उल्टा चलेगी। तो संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था? जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयोजन। यानी कि दो चीजें मिलकर, दो या दो से ज्यादा चीजों ने मिलकर एक का बनाया, एक का निर्माण किया। अब इसको उल्टा चले तो वियोजन में क्या होगा? एकल अभिक्रमक टूटेगा और वो टूट कर क्या है? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? वियोजन अभिक्रिया। पॉइंट समझ? इसका दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? वियोजन। क्लियर? अब जरा चेक कीजिए, इसमें दो अभिक्रमक है, ये नहीं होगा। एकल अभिक्रमक टूटा, CaCO3, दो चीजें बनाई हैं, CaO सॉलिड, CO2 गैस। यानी कि इसमें क्या करा है हमारे पास में? एकल अभिक्रमक ने टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। इसको लिखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। कैसी है हमारे पास ये? वियोजन अभिक्रिया। एक मिनट बेटा, अगली इसमें देखिए 2AgCl सॉलिड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, दैट इज 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था तीर के निशान के जो ऊपर या नीचे लिखा होता है ये क्या होता है? उसकी परिस्थितियां। और जो सॉलिड लिक्विड गैस ये सब क्या है? उसकी भौतिक परिस्थितियां यानी कि भौतिक अवस्था है। ठीक है? अब 2AgCl सॉलिड यानी कि AgCl के दो अणु टूटे, इन्होंने क्या बनाया? 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। दो चीजें बनाई, एक Ag सॉलिड और दूसरी क्या बनाया? Cl2 गैस। यानी कि एकल अभिक्रमक ने टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है हमारे पास? वियोजन अभिक्रिया। कैसी है? वियोजन। अब जरा यहां चेक कीजिए 2H2 लिक्विड विद्युत धारा की उपस्थिति में, दैट इज 2H2 गैस प्लस O2 गैस। एकल अभिक्रमक है H2O, तीर के निशान की बाईं ओर सिर्फ एक चीज है, दाईं ओर क्या है? दो। यानी कि एकल अभिक्रमक ने टूटकर दो या दो से उत्पाद बनाए। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। अब यहां दो हैं, नहीं लेंगे, इधर भी दो, इधर भी दो, नया संयोजन नया वियोजन। ठीक है? ऐसे ही यहां देखेंगे, इधर भी दो है, इधर भी दो, नया संयोजन नहीं वियोजन। क्लियर? अब अगली चीज हमने ये पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया जो है बेटा, वियोजन अभिक्रिया आगे के लिए हम देखें तो ये तीन प्रकार की होती है। पहली है उष्मीय वियोजन, दूसरी है विद्युतीय वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। यानी कि इन तीनों ही केसेस में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। है तो ये वियोजन ही, लेकिन उष्मीय वियोजन का मतलब क्या है? ऊष्मा की उपस्थिति में या गर्म करने पर। तो जिस वियोजन अभिक्रिया में यह कहेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक ऊष्मा की उपस्थिति में या हम ये कहेंगे गर्म करने पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पॉइंट समझ आएगा? आगे उष्मीय वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में है वियोजन ही, तो बाकी परिभाषा वही रहेगी। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक आप बोलेंगे ऊष्मा की उपस्थिति में या गर्म करने पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगला है विद्युतीय वियोजन। भाई से वियोजन है
लेकिन विद्युत के मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति में या विद्युत धारा गुजारने पर। तो क्या कहेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक विद्युत धारा गुजारे जाने पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश में कौन सा होता है, सूर्य का प्रकाश। वैसे हम और अलग अलग प्रकाश भी ले सकते हैं कुछ स्थानों पर, हर जगह नहीं। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक, अब ये बोलना है, प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। आज जब देखेंगे यहां पे मैंने यहां 3 वियोजन के उदाहरण बताए वियोजन अभिक्रियाओं के। यदि इस उदाहरण को देखो तो CaCO3 सॉलिड टूट रहा है, किससे बन रहा है, CO सॉलिड CO2 गैस, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा है, उष्मा, यानी कि उष्मा की उपस्थिति में। तो इसका देखिए किस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होगी, उष्मीय वियोजन। किस प्रकार की होगी ये, उष्मीय वियोजन। यानी कि वियोजन अभिक्रिया तो है, और यदि टाइप पूछे तो ये किस प्रकार की है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब यहां देखें 2AgCl सॉलिड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag सॉलिड प्लस CO2 गैस। इस रासायनिक अभिक्रिया में AgCl सॉलिड टूटा है, किसमें टूटा है, Ag सॉलिड Cl2 गैस में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की। यानी कि वियोजन तो है, लेकिन किसकी उपस्थिति है, प्रकाश की। इसलिए कैसा हो गया, या सूर्य के प्रकाश की। तो ये किस प्रकार का वियोजन हो गया, प्रकाशीय वियोजन। अब इस रासायनिक समीकरण को देखिए, 2H2 लिक्विड विद्युत धारा की उपस्थिति में, दैट इज 2H2 गैस प्लस O2 गैस। तो इसमें क्या है, H2 लिक्विड यानी कि जल में से विद्युत धारा गुजारी है, और वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो पदार्थों में टूटा है। तो यानी कि ये अभिक्रिया भी कैसी है, वियोजन अभिक्रिया, लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रही है, विद्युत धारा की। इसलिए कौन सा हो गया हमारे पास, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। क्लियर। ये आपके पास क्लियर हो गया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब मैं साथ ही दो बताता हूं, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ये दोनों भी साथ बताता हूं। क्लियर। अब यहां देखिएगा बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी का मतलब है बाहर निकलना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, शेपिंग बाहर निकलना, बाहर कहां निकलेगी, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर। कोई डाउट। और दूसरा है ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना। शोषी का मतलब क्या होता है, अवशोषण करना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित का मतलब क्या है कि यहां पर अभिकारक जो है ऊष्मा या ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, यानी कि यहां हम उसे गर्म करना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी हमारे पास, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसे हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर हो जाएगी। ऐसा बात अब जरा देखिएगा, हम यदि पहले समीकरण देखें, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड दैट इज COH2 गैस प्लस ऊष्मा। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के साथ प्लस ऊष्मा में ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर। अब यहां देखिए CaH12O6 aqueous प्लस 6O2 गैस दैट इज 6CO2 गैस प्लस 6H2 लिक्विड प्लस ऊर्जा। ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकल रही है, यानी कि ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। CaCO3 सॉलिड ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी कि यहां पर मैंने अभिकारक को गर्म किया, अभिकारक को ऊष्मा दी या ऊर्जा दी, दैट मीन्स CO सॉलिड प्लस CO2 गैस, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा ग्रहण की गई है। इस समझिए किस प्रकार की है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
सेम वे से 2AgCl सॉलिड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ सूर्य के प्रकाश से इसने ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण की है, यहाँ पर अभिकारक AgCl सॉलिड है और तब जाके टूटा है। तो ये भी किस प्रकार की है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहां ऊष्मा नहीं दिख रहा है, यहां 2H2 लिक्विड विद्युत धारा की उपस्थिति में, दैट बी 2H2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहां विद्युत धारा बुझाने पर, तो विद्युत धारा भी क्या है, ऊर्जा देती है हमारा, क्लियर है। इस मतलब ये भी कैसा हो सकता है हमारे पास, ऊष्मा शोषी। क्लियर। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, दैट इज CO2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस ऊर्जा। अब ऊर्जा यहां उत्पाद के निर्माण के साथ साथ बाहर निकली है, तो जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्लियर है चीजें, आया समझ में ये चीजें, क्लियर। तो ये हमारे पास की संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। यहां इसमें कुछ उदाहरणों के अंदर मेन 2 या 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे आए हैं। सबसे पहला CO सॉलिड प्लस H2 लिक्विड, दैट इज COH2 एक्वस प्लस ऊष्मा। यहां जो CO सॉलिड है इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है हमारे पास, बिना बुझा हुआ चूना। इन सब के रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र इस वीडियो के हमारे पास इस चैप्टर के एंडिंग में एक महत्वपूर्ण यौगिक और रासायनिक सूत्र का एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं बताऊंगा। नाम भी लिखाऊंगा, वहां भी याद कर सकते हैं। CO सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, H2 लिक्विड जल COH2 एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब ये है CO सॉलिड कहेंगे, क्या है हमारा बिना बुझा हुआ चूना, जो हमारे घरों में हम चूना सफेदी के लिए प्रयोग करते हैं। COH2 एक्वस क्या है, बुझा हुआ चूना। अब हम जानते हैं, कभी आपने देखा हो हमारे घरों में जो सफेदी करवाई जाती है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब हम सफेदी कराते हैं तो क्या करते हैं, चूने को पानी में घोला जाता है, तो वो चूना कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम पानी में घोलते हैं तो उसका क्या बन जाता है, जलीय विलयन, और वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तब आपने देखा होगा धुआं बाहर निकलता है। ये जिस बर्तन में से घोल रहे हैं उसमें से धुआं निकलता रहता है, और उस बर्तन को हाथ लगाएं तो वो गर्म होता है, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकल रही है। क्लियर है। तो ये सफेदी करते समय जब चूने को जल में घोला जाता है तो उस समय में वो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बुझे हुए चूने में बदल जाता है, और वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। इसी तरह से आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जाती है हमारे शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन गैस जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सांस लेना। लेकिन जिस समय ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में गई तो उसने क्या करा, वहां पर हमारे शरीर के अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो ग्लूकोज के रूप में है, तो C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज एक्वस में जलीय विलयन के रूप में, क्योंकि हमने जो खाना खाया, पानी पिया, तो वो उसका जलीय विलयन बन गया, तो ये ग्लूकोज का जलीय विलयन है। वो ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, उन खाद्य पदार्थों के सरल अणु यानी कि ग्लूकोज अणुओं को विखंडित कर देगी, यानी कि उन्हें तोड़ देगी, और किसे बदल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और इस तरह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन। क्या बोलते हैं इसे, श्वसन। और हमारे पास पार्ट 6 है जैव प्रक्रम, हम उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया को हमने बोला श्वसन। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकल रही है। क्वेश्चन भी आता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, तो आप इसमें बता सकते हैं, जब भी श्वसन होगा तो हम ऑक्सीजन गैस जो सांस के अंदर लेके जाएंगे वो क्या करेगी, ग्लूकोज के अणुओं को विघटित करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल का निर्माण होगा, ठीक है, और साथ साथ ऊर्जा बाहर निकलती है, और यही ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, और इसी ऊर्जा के द्वारा हमारा शरीर कार्य करता है। तो ये इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकली है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये कौन से है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये श्वसन, ये श्वसन का उदाहरण है। अब आपके पास ये है 2H2 गैस प्लस O2 गैस, दैट इज 2H2 लिक्विड। सॉरी, ये लेते हैं 2H2 लिक्विड विद्युत धारा की उपस्थिति में 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ये अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जल। हमने जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या बना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यानी कि जल का क्या हो गया, विघटन,
अपघटन हो गया है। कैसे हुआ? विद्युत धारा गुजरने पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जल का विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? जल का विद्युत अपघटन, कि हमने जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह दो मेन पदार्थों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। क्लियर हो गया चीजें? क्लियर है? ये हमारा था संयोजन अभिक्रिया और दूसरा क्या था? वियोजन अभिक्रिया। अब हम करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहा था विस्थापन अभिक्रिया की, कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उससे पहले मैं दो उदाहरण और करा रहा हूं। देखिए बेटा, 2PbNO3 ट्वाइस सॉलिड। PbNO3 ट्वाइस क्या है? लेड नाइट्रेट, ठोस अवस्था में है। तापन यानी कि गर्म करने पर, दैट मीन्स 2PbO सॉलिड, लेड ऑक्साइड सॉलिड, प्लस 4Na2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, प्लस O2 गैस। इस रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या देखा? तीर के निशान के बाईं ओर क्या है? एकल पदार्थ यानी कि एकल अभिक्रमक। टूटकर इसने कितनी चीज बनाई? 1 2 3 तीन पदार्थ बनाए। तो जब एकल अभिक्रमक ने टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। दूसरी बात, ये रासायनिक समीकरण जब देख रहे हैं तो ये तापन की उपस्थिति में, यानी कि हमें यहाँ ऊष्मा देनी पड़ी है या गर्म करना पड़ा है, इसलिए किस प्रकार की होगी? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरी चीज, हमारे पास जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ऊष्मा या ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर हो गया चीज? सेम जैसा अगला है 2FeSO4 सॉलिड। FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट। ऊष्मा की उपस्थिति में, दैट मींस Fe2O3 सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ऊष्मीय, अब इसमें भी क्या है? एकल अभिक्रमण ने टूटकर दो से ज्यादा उत्पाद बनाए हैं, दो या दो से अधिक, वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा की उपस्थिति में है ऊष्मा वियोजन। और जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारशील ऊष्मा को अवशोषित किया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहां हमारे पास हो चुका है संयोजन अभिक्रिया हो गया, हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या हो गया है, और साथ में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ये हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है विस्थापन? विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना। जैसे सपोज करो टीचर क्लास में जाता है, तो क्लास में जाके क्या देखता है कि एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं इकट्ठे, और एक सिंगल स्टूडेंट अगले बेंच पे बैठा है। टीचर क्या करता है? उस सिंगल स्टूडेंट को वहां से कहता है कि तुम उन 3 स्टूडेंट में से किसी एक की जगह पे बैठ जाओ। तो वो क्या करेगा? जो सिंगल स्टूडेंट वहां पे जाएगा तो उन 3 में से किसी एक बच्चे को वहां से उठाएगा और खुद जाके वहां जुड़ जाएगा और वो बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो यही सेम केस होता है विस्थापन अभिक्रिया में, कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों के परमाणुओं को उसके यौगिक में से, या कहेंगे उसके जलीय विलय में से, या उसके यौगिक में से विस्थापित करते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों के परमाणुओं को उसके यौगिक के जलीय विलय में से विस्थापित करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है, हमें कैसे पता चलेगा कि दो तत्व जो हैं उनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसके लिए हमारे पास एक श्रेणी है, उस श्रेणी को हम बोलते हैं यहां सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। इसका दूसरा नाम अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी है। और ये हमारे पास 3rd चैप्टर धातु और अधातु उसमें भी दोबारा से आएगी। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? इसमें क्या है, हमारे पास जब भी भिन्न भिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में लगा दिया जाता है, यानी कि अवरोही क्रम में लगा दिया जाता है, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। यानी कि मैंने बहुत सारी धातुएं ली, मैंने उनकी क्रियाशीलता पता लगाई, और क्रियाशीलता पता करके जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसे सबसे ऊपर रख दिया, जो उससे कम है उससे नीचे, इस तरह से चलते हुए एक श्रेणी बना दिया। तो उसे क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी।
अब क्या है सक्रियता श्रेणी, ये आपको याद होनी चाहिए और ये आपको 2 चैप्टर में हेल्प करेगी और आगे प्लस एंड प्लस 2 में भी हेल्प करेगी। तो क्या है, सबसे पहले के क्या होता है, पोटाशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe लोहा या आयरन, Sn टिन, Zn को जिंक या जस्ट भी बोलते हैं, Fe लोहा या आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Co कॉपर या तांबा, Hg मरकरी या पारा, Ag सिल्वर या चांदी, Au सोना या गोल्ड और Pp क्या है, प्लेटिनम। ये श्रेणी है हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब हम इसे याद कैसे करते हैं, याद करने का बड़ा आसान तरीका, आप देख रहे हैं केनी यानी क्या बोलता है, कमल, Na नाथ, Ca का, Mg माली, पहले अक्षर से बना रहा हूं, Al आलू, Zn जरा, पहले अक्षर से बना रहा हूं, Fe फीके, Sn से, Pb पकाता, Hn है। कमल, नाक, काम, माली, आलू, जरा, फीके से पकाता है। और उसके बाद चाप, चाप की स्पेलिंग क्या होती है, CHAAP। तो पहला C का मतलब क्या है, Cu, H का मतलब क्या है, Hg, A का मतलब Ag, A का मतलब Au और P का मतलब Pp। तो याद करने का मेथड क्या है, कमल, नाक का माली, आलू, जरा, फीके से पकाता है। और उसके बाद चाप, कॉपर, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर या चांदी, Au सोना या गोल्ड, Pp क्या है, प्लेटिनम। अब इस श्रेणी के अंदर जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे वाली सभी धातुओं से ज्यादा क्रियाशील है। तो हमें इस श्रेणी को यदि याद होगा तो हमारा क्वेश्चन बड़ा इजीली होगा। अब जरा चेक कीजिएगा इसको हम कैसे करते हैं। यहां मैं दे रहा हूं विस्थापन अभिक्रिया के बाद, दोबारा बता रहा हूं विस्थापन अभिक्रिया क्या थी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों के परमाणुओं को उसके यौगिक में से विस्थापित करते हैं, यानी कि अपने से अधिक अभिक्रियाशील तत्वों के परमाणुओं को उसके यौगिक के जले विलयन में से विस्थापित करते हैं, उन्हें बाहर निकाल देंगे और खुद जाके जुड़ जाएंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब जरा चेक कीजिएगा, Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, आप देखेंगे यौगिक कौन सा है, CuSO4, एक्वस क्या शो कर दिया, जलीय विलयन, यानी कि इस यौगिक का जलीय विलयन है। अब हमें ये देखना है Fe सॉलिड यानी कि लोहा जो है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, कॉपर, लोहा कॉपर से, लोहा जो है तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है या कम। तो हम श्रेणी में जाएंगे, आप देखेंगे लोहा की तरह Fe ये रहा, कॉपर क्या है Cu, दोनों में से कौन ऊपर है, Fe, यानी कि जो ऊपर है वो ज्यादा अभिक्रियाशील, यानी कि Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर के मुकाबले में, यानी कि Fe की पावर क्या है, ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। तो जब शक्ति ज्यादा है तो ये जाएगा यहां पे खुद जाएगा, कॉपर को बाहर होना, ये क्या बन जाएगा, Fe यहां पर हो गया, Cu को बाहर निकाल क्या बन गया, FeSO4, बाकी चीज सेम की सेम, एक्वस प्लस Cu सॉल्ट, यानी कि Fe लोहा, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसे नीला थोथा भी बोलते हैं, FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट और Cu क्या है, कॉपर। तो ये हमारे पास विज्ञान के अंदर एक प्रैक्टिकल भी है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डुबो कर रखा जाता है तो थोड़े समय के बाद उसका नीला रंग क्यों खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब ये लोहे की कील है, CuSO4 कॉपर सल्फेट वही नीला होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जब इसमें रखा इसका शुरू में रंग कैसा होता है, नीला। यहां क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट किससे बदल गया, फेरस सल्फेट में, और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, हरा, यानी कि नीला विलयन किसमें बदल जाएगा, हरे विलयन में। और इस लोहे की जो कील है उसके ऊपर जो ये कॉपर धातु बाहर निकली, ये उस पर परत के रूप में जम जाती है और लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम जाएगी और वो किसके होगी, कॉपर के। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी हमारे पास, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। अब चेक कीजिए Cu सॉलिड प्लस ZnSO4, चेक कीजिए कॉपर जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है या नहीं। अब कॉपर ये रहा, Zn ये है, कौन नीचे है कौन ऊपर है, आपने देखा Cu नीचे है, यानी कि Cu क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील है वो अपने से ज्यादा पावर वाले को निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा तो आप इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। आप देखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये याद रखना है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु ने अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु को बाहर निकालना है। यहाँ कॉपर जिंक के मुकाबले में कम अभिक्रियाशील है, इसलिए बाहर नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए यहाँ विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रही। अब देखिए पीबी सॉलिड प्लस CuCl2 aqueous, हमें देखना है पीबी और Cu इनमें से कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये रहा आपके पास पीबी, ये रहा Cu। ऊपर कौन है श्रेणी में? पीबी, लेड। इसका मतलब लेड कॉपर तांबा के मुकाबले में क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसका लेड क्या करेगा? कॉपर क्लोराइड में से CuCl2 कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को बाहर निकाल देगा। यहाँ ZnSO4 क्या था? जिंक सल्फेट, तो लेड कॉपर को बाहर निकाल देगा, यानी कि कॉपर निकल गया बाहर सॉलिड फॉर्म में और पीबी खुद जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया? PbCl2 aqueous। तो पीबी सॉलिड क्या है? लेड धातु ठोस अवस्था में, CuCl2 कॉपर क्लोराइड जलीय विलयन, एक जो लिखा है लेड क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड जलीय विलयन प्लस Cu सॉल्ट। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए Zn सॉलिड प्लस CuSO4 aqueous, Zn जिंक धातु, जिंक के जस्ता ठोस अवस्था में। अब ये देखिए जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है या कम? कि कमलनाथ कमाली आलू जरा Zn ले रहा, फिर कैसे पकाता है? कॉपर C4। तो Zn और Cu में से देखिए Zn ऊपर है, Cu नीचे, यानी कि Zn क्या है? Cu के मुकाबले में ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा? CuSO4 में से Cu को बाहर निकाल देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो Cu निकल गया बाहर, वो किस में बनेगा? ठोस अवस्था में। और Zn खुद जाके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? ZnSO4 aqueous। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। हमने आज किया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा इसमें क्या मैंने विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा मैंने 2 टाइप की अभिक्रिया और बताई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैंने आज आपको ये टोटल जो है मैंने 5 टाइप की अभिक्रियाओं के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं आपको ये 5 टाइप के रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। इनके यदि फिर भी डिफिकल्टी लगती है तो आप इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा और अपना साथ साथ नोट भी कीजिएगा, और बुक स्टडी आपने करनी है, बुक रीडिंग करनी है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा और ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे फायदा क्या रहेगा कि यदि आप मैं जितने भी नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास साथ ही साथ आ जाएगी और आप उसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। हमारे पास ये बाकी 3 अभिक्रियाएं हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इनके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।